आजकल हम बहुत सुनते हैं नारी सदी के बारे में। 21वीं सदी को यही कहा जाता है। पर इसका मतलब क्या है? क्या ये कोई नई बात है, कोई मॉडर्न आइडिया है? अच्छा, अगर कहा जाए कि ये विचार हजारों साल पुराना है, इसकी जड़ें हमारे प्राचीन भारत में हैं, तो चलिए इसी बात को आज थोड़ा और समझते हैं। इस पूरी बात को समझने के लिए चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही मशहूर श्लोक से। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। मतलब जहां नारियों का सम्मान होता है, देवता वहीं बसते हैं। अब देखिए, ये सिर्फ एक अच्छी, सुनने में प्यारी लगने वाली बात नहीं है। ये एक तरह का फाउंडेशन था, एक मूल सिद्धांत था जिस पर समाज को बनाने की कोशिश की गई। ये सिर्फ सम्मान की बात नहीं है, ये महिलाओं को एक कह सकते हैं दैवीय दर्जा देने की बात है। तो सवाल फिर वही आ जाता है कि क्या ये जो विमेन एम्पावरमेंट की बात हम आज करते हैं, क्या ये वाकई कोई मॉडर्न चीज है, या फिर हम बस उन पुरानी सच्चाइयों को फिर से खोज रहे हैं जिन्हें हम शायद भूल गए हैं? देखते हैं हमारे पुराने ग्रंथ इस बारे में हमें क्या बताते हैं। चलिए अब इतिहास के कुछ ऐसे पन्ने पलटते हैं जिन पर अक्सर धूल जमी रह जाती है। हम बात करने वाले हैं उन महिलाओं की जो सिर्फ रानियां या मां नहीं थीं। नहीं, वो अपने समय की जबरदस्त स्कॉलर्स थीं, फिलोसोफर्स थीं। तो सबसे पहला, सबसे सीधा सवाल, क्या पुराने भारत में महिलाओं के लिए पढ़ाई लिखाई के मतलब ज्ञान के सबसे ऊंचे दरवाजे खुले थे? हमारे सोर्सेज हमें एक बहुत ही पावरफुल शब्द बताते हैं, ब्रह्मवादिनी। जरा सोचिए इसके बारे में। ये वो महिलाएं थीं जो अपनी पूरी जिंदगी ज्ञान और अध्यात्म को दे देती थीं। उन्हें ये चॉइस थी कि वो शादी परिवार के बजाय वेदों और फिलॉसफी की पढ़ाई करें। मतलब ज्ञान के लिए एक पूरी तरह से डेडिकेटेड जिंदगी। और हां, ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं। हमारे पास नाम हैं गार्गी, मैत्रेयी, सुलभा, घोषा, लोपामुद्रा, अपाला। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो जबरदस्त महिलाएं थीं जिन्होंने अपने समय के बड़े-बड़े ज्ञानियों को डिबेट्स में चैलेंज किया था। इन्होंने साबित कर दिया था कि भाई ज्ञान का जेंडर से कोई लेना देना नहीं होता। तो ज्ञान की बात तो हो गई, पर सिर्फ यही नहीं था। परिवार और समाज में भी महिलाओं का एक बहुत ही जरूरी रोल था। और इसे समझने के लिए हमें एक और सुंदर शब्द को जानना होगा, सहधर्मिणी। सहधर्मिणी, इसका मतलब सिर्फ वाइफ नहीं है। शब्द को तोड़कर देखिए। सह धर्म चारिणी, मतलब धर्म के रास्ते पर साथ चलने वाली, एक इक्वल पार्टनर। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ साथ रहने का नहीं था, बल्कि साथ मिलकर ग्रो करने का था, साथ सीखने का था और जिंदगी के हर फैसले में बराबर का हिस्सेदार होने का था। और इसका सबसे बड़ा, सबसे अच्छा उदाहरण कौन हो सकता है? माँ सीता। जब वो राम के साथ वन गए तो वो सिर्फ एक पत्नी का फर्ज नहीं निभा रही थी। नहीं, वो एक पार्टनर के तौर पर जा रही थी, ये दिखाने के लिए कि सुख हो या दुख, हर परिस्थिति में वो बराबर की साथी हैं। तो हमने ज्ञान की बात की, समाज में बराबरी की बात की, पर एक लेवल और ऊपर जाते हैं। प्राचीन भारतीय सोच में नारी को सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति, एक डिवाइन एनर्जी माना गया। एक ऐसी ऊर्जा जिसके बिना ये पूरा यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड ही अधूरा है। सोचिए, हजारों साल पहले जब दुनिया में बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस बस बन ही रही थीं, हमारे यहाँ मातृ देवी यानी मदर गॉडेस की पूजा होती थी। ऐसा माना जाता था कि जिंदगी को बनाने वाली ये जो क्रिएटिव एनर्जी है, वो असल में फीमेल फॉर्म में है। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ इंडिया में नहीं था, दुनिया भर की पुरानी कल्चर्स में आपको ये देखने को मिलेगा। इसे समझने का एक आसान तरीका है। मान लीजिए, पुरुष और स्त्री दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर पुरुष तत्व कॉन्शियसनेस है, चेतना है, तो स्त्री तत्व है एनर्जी यानी शक्ति। बिना शक्ति के चेतना कुछ कर नहीं सकती, वो अधूरी है। और दोनों जब मिलते हैं तभी ये दुनिया, ये सृष्टि पूरी होती है। और इस डिवाइन एनर्जी, इस शक्ति का सबसे साक्षात, सबसे पावरफुल रूप अगर कहीं दिखता है तो वो है माँ में, मातृत्व में। हम सबने सुना है, माँ के आशीष से बड़ी कोई शक्ति नहीं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है ना, इसके पीछे गहरा विश्वास है कि एक माँ का जो प्यार है, उसका जो आशीर्वाद है, वो किसी को भी दुनिया की किसी भी मुश्किल से लड़ने की हिम्मत दे सकता है। पर ऐसा क्यों? क्योंकि माँ सिर्फ जन्म नहीं देती, वो जिंदगी को एक दिशा देती है। वही तो सिखाती है कि क्या सही है, क्या गलत है, दुनिया को कैसे देखना है, ये नजरिया देती है। असल में माँ ही तो पहली टीचर होती है। और ये जो रोल है ना, ये सिर्फ घर तक ही नहीं रहता,
सोचकर देखिए, जब एक माँ एक अच्छे संस्कार वाले, एक अच्छे कैरेक्टर वाले बच्चे को बड़ा करती है, तो वो सिर्फ अपना परिवार नहीं बना रही, वो असल में पूरे देश को, पूरे राष्ट्र को मजबूत कर रही है। क्योंकि एक मजबूत देश की नींव क्या होती है? मजबूत परिवार ही तो होते हैं। तो ठीक है, हमने इतिहास देखा, समाज देखा, अध्यात्म देखा। इन सबको अब एक साथ लाते हैं और वापस चलते हैं अपने पहले सवाल पर। तो क्या नारी सदी का मतलब सिर्फ औरतों को कुछ अधिकार देना है, या इसका मतलब कुछ और है? शायद इसका मतलब उस बैलेंस को, उस संतुलन को वापस पाना है जो हमारे पूर्वज हजारों साल पहले समझते थे। एक ऐसा बैलेंस जहां सम्मान, ज्ञान, शक्ति, ये सब किसी एक जेंडर के लिए नहीं बल्कि समाज में हर किसी के लिए बराबर हों। आज के इस दौर में ये हजारों साल पुरानी सोच हमें क्या सिखा सकती है? ये सवाल सोचने लायक है ना?